हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने चल रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 सी को हुआ था और ये युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान शक्ति, जिसको हम शेरशाह कहते हैं, शेरशाह सूरी या शेर खां के बीच युद्ध हुआ था। और ये युद्ध बिहार में चौसा नाम के स्थान पर हुआ था, इसलिए इसको चौसा का युद्ध कहते हैं। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस युद्ध का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के बाद हुमायूं की जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई और अगले होने वाले युद्ध, कन्नौज का युद्ध है, बेलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। और ये चुनौती किसने दी थी? शेर खां ने, जो शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। आइए जरा इसको समझने के लिए थोड़ी युद्ध से पहले की पृष्ठभूमि समझ लें और भारत का उस समय का मानचित्र देख लें। जो प्रमुख स्थान इस कहानी में आने जा रहे हैं, उन प्रमुख स्थानों से परिचित हो लें। आपके सामने मैंने मानचित्र बना दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। इतिहास को अगर मानचित्र के साथ हम अध्ययन करते हैं तो वो चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ देती हैं और हमेशा के लिए वो चीज़ें विजुलाइज हो जाती हैं। देखिए, लाहौर इस स्थान का उल्लेख आएगा, दिल्ली, आगरा, संभल, कन्नौज, चौसा। यहाँ आपको बता दूं, चौसा इस समय में बिहार में बक्सर के पास है। दूसरा, ये आप स्थान देख रहे हैं सासाराम, जो शेरशाह सूरी का स्थल था, शेरशाह सूरी का क्षेत्र था। और आज सासाराम जो हेडक्वार्टर है वो रोहतासगढ़ का है, रोहतास जिला है, तो रोहतास का हेडक्वार्टर है सासाराम। रोहतास का भी उल्लेख आएगा। मुंगेर, तेलियागढ़ी और गौड़, जिसको कि लखनौती कहते हैं, आज ये बंगाल में मालदा जिले में है। तो तेलियागढ़ी और गौड़ ये दो स्थान ऐसे हैं जो कि बंगाल में है। तेलियागढ़ी वो स्थान था जो बंगाल का प्रवेश द्वार या की ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो इन स्थानों से आप अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाएं। अब हम चर्चा करते हैं कि चौसा का युद्ध जो था, जो 26 जून 1539 को लड़ा गया, ये युद्ध हुमायूं क्यों हार गया? क्या रणनीति हुमायूं ने अपनाई थी और क्या रणनीति शेरशाह सूरी ने अपनाई थी, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी की जीत हो गई और हुमायूं को अंत में भागना पड़ा और अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए? तो इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा चर्चा कर लें। मैंने आपको इससे कि पूर्व वीडियो में बताया था कि हुमायूं की भूलें क्या थी। उन भूलों में एक भूल इसकी सबसे बड़ी थी कि अपने साम्राज्य को भाइयों में बांट देना। पारिवारिक शक्ति कमजोर हो गई, हुमायूं को अपने भाइयों का सहयोग नहीं मिल पाया। और दूसरी ओर उस समय अफगानों की जो शक्ति थी वो हुमायूं के लिए एक प्रबल चुनौती थी। और उन अफगान शक्ति के नेताओं में से एक ऐसा जुझारू नेता था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ये मामूली जागीरदार के पद से एक बड़े सेनापति के रूप में पहुंचा था। फरीद बचपन का नाम था, पिता जागीरदार थे, उनकी जागीर का एक प्रबंधक था। और इसने वो सभी प्रशासनिक बारीकियां निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक सीखी थी। और साथ ही साथ ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कि मुगल सेना में सेवा करने का भी मौका मिला था। बाबर के समय इसने मुगल सेवा में अपनी सर्विसेज दी थी। तो मुगल सेना की जो युद्ध नीति थी, जो उनकी रणनीति थी, उससे भी ये परिचित था। तो मुगल सेना की जो वीकनेस थी, जो स्ट्रेंथ थी, इसको भी अच्छी तरह से समझता था। शेरशाह सूरी मात्र एक जागीरदार का बेटा था, लेकिन उसके अंदर बड़ी महत्वाकांक्षा थी और वो बहुत अच्छा एक योद्धा था। और इसी वजह से मुगल सेना में उसको रखा गया था। महत्वाकांक्षी होने के नाते उसने मुगल सेना से बाहर निकल करके अपनी किस्मत अजमाई। वो आ गया बिहार, और बिहार में उस समय शासक थे सुल्तान मोहम्मद शाह। सुल्तान मोहम्मद शाह के समय में उसने नौकरी पाली। कुछ ही दिनों में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका बेटा जलाल खां, जो अल्पवयस्क था, तथा उसकी माँ दूदू बेगम, जो संरक्षिका थी,
उसके नेतृत्व में उसने वकील का पद प्राप्त कर लिया। तो इस तरह शेर खां को एक अच्छा ओहदा मिल गया। शेर खां ने अपना शक्ति विस्तार और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पर देना चालू कर दिया। शेर खां ने उस पद पर रहते हुए अपनी शक्ति को संगठित किया। यद्यपि जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो धीरे धीरे अफगान शक्ति को संगठित करने में बिहार में सफल हो गया। उसको एक चुनौती महमूद खान लोदी दे रहा था, जो अफगान नेता था, लेकिन शेर खां ने अपनी जो पकड़ थी वो अफगान सरदारों पर बनाए रखी और उसने एक अफगान सेना का निर्माण करके 1534 में सूरतगढ़ और 1536 में उसने बंगाल को जीत लिया। शेरशाह सूरी एक बहुत अनुभवी सेनापति, बहुत अच्छा योजनाकार, बहुत अच्छा कूटनीतिक और बहुत बहादुर सैनिक प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। इसने जिस समय बंगाल पर आक्रमण किया उस समय बंगाल का शासक था गियासुद्दीन महमूद और उसका सेनापति था इब्राहिम खां, जो उस समय का एक प्रमुख सेनापति के रूप में जाना जाता था। शासक बंगाल का था गियासुद्दीन महमूद और उसका सेनापति इब्राहिम खां। जब उसने 1536 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया तो गियासुद्दीन और इब्राहिम खां ने एक बड़ी सेना लेकर के शेर शाह का रास्ता रोकने के लिए, ये तेलियागढ़ी है, देखिए इसे, जो कि अब बंगाल कहा जाता था, ये एक ऐसे दर्रे पर स्थित है। दो बड़े सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान थे, तेलियागढ़ी और सिकरी गली। तेलियागढ़ी के पास दूसरा दर्रा था जिन दर्रों से बंगाल में प्रवेश हो सकता था, ये सिकरी गली तो इन दोनों स्थानों पर बंगाल की सेना ने मोर्चा जमा लिया। शेर खां की सेना को किसी भी तरह बंगाल में प्रवेश करने का अवसर न मिल सके। अब देखिए शेर खां की होशियारी। शेर खां ने अपने दुश्मन के मोर्चे को देखते हुए अपना रास्ता बदल दिया। उसने दूर पहाड़ी का चक्कर लगा करके गौड़ पहुंचने में, जिसको लखनौती कहते थे, यहां सफलता प्राप्त कर ली। गियासुद्दीन महमूद और इब्राहिम की सेना तेलियागढ़ी और सिकरी गली पर मोर्चा संभाले खड़ी रही और शेर खां की सेना घूम करके चक्कर लगा करके कब गौड़ पहुंच गई इनको पता भी नहीं लगा और इस तरह इन्होंने गौड़ को पराजित कर दिया। गियासुद्दीन महमूद को संधि करनी पड़ी और शेर खां को बदले में 13 लाख दीनार जो स्वर्ण मुद्रा थी वो देनी पड़ी। तो अब जब शेर खां ने बंगाल को जीत लिया तो उसका ओहदा, उसका रुतबा और बढ़ गया, उसकी महत्वाकांक्षा को और पर लग गए, उसकी प्रसिद्धि हो गई। अब ऐसी स्थिति में शेर खां बिहार और बंगाल का एक सबसे बड़ा अफगान नेता साबित हो गया। अब शेर खां को बंगाल और बिहार में चुनौती देने वाला कोई नेता नहीं था। अच्छा, 1536 ईस्वी में उसने बंगाल को जीत लिया। 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं संधि की शर्तों के रूप में मिली। उसके पास पर्याप्त खजाना भी हो गया। उसने एक बड़ी सेना का निर्माण किया और वापस बिहार ससाराम आ गया। 1537 में शेर खां ने पुनः बंगाल पर आक्रमण कर दिया। अब पुनः बंगाल पर आक्रमण करने का उद्देश्य था, गियासुद्दीन महमूद ने जो 1536 में संधि हुई थी, उस संधि के अनुसार उसको वार्षिक कर शेर खां को देना था, उसका भुगतान उसने नहीं किया था। इसलिए अपने वार्षिक कर की वसूली के लिए शेर खां की सेनाओं ने 1537 में फिर से बंगाल पर आक्रमण कर दिया और इस बार बंगाल अभियान की बागडोर शेर खां ने अपने बेटे जलाल खां और अपने कमांडर खवास खां के हाथों सौंपी। तो इस अभियान का नेतृत्व कर रहा था 1537 में जलाल खां, जो शेर
खां का लड़का था और दूसरा उसका सेनापति खवास खां। इन दोनों के नेतृत्व में अफगान सेनाओं ने आक्रमण कर दिया और यही वो समय था जब हुमायूं को शेर खां की बढ़ती हुई ताकत ने चिंतित कर दिया। हुमायूं ने शेर खां की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मुगलों की एक बड़ी सेना लेकर के उसने बंगाल पर और शेर खां के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। हुआ क्या कि इसी समय गियासुद्दीन महमूद ने बंगाल का जो सुल्तान था उसने हुमायूं को मदद के लिए अपील की कि वो अफगान सरदार के खिलाफ गियासुद्दीन महमूद की मदद करे। तो गियासुद्दीन महमूद के निमंत्रण, गियासुद्दीन महमूद के द्वारा मदद मांगे जाने पर हुमायूं बड़ी सेना लेकर के आगरा से बिहार की ओर चल पड़ा। यहाँ पर जलाल खां और खवास खां के नेतृत्व में जो सेना थी वो बंगाल को जीतने के लिए चल पड़ी थी और ये चाहते थे कि हुमायूं के आने के पहले बंगाल को जीत लिया जाए और बंगाल का खजाना किसी भी तरह से रोहतासगढ़ लाया जाए। इन्होंने बंगाल की राजधानी गौड़ को जीतने का तो उद्देश्य बनाया ही, साथ ही साथ इनकी एक सेना की टुकड़ी चटगांव यहां बंदरगाह है बांग्लादेश में, चटगांव की तरफ भी एक टुकड़ी ने आक्रमण करके इन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। मुगलों की सेना जो हुमायूं के नेतृत्व में थी वो आगरे से चल पड़ी और वो कहाँ पहुंच गई? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत प्रसिद्ध किला है चुनार का किला। चुनार के किले को उसने घेर लिया। हुमायूं के नेतृत्व में मुगलों की सेना ने चुनार को घेर लिया। चुनार मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसको पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है और भारत के बहुत सुदृढ़ दुर्गों में इसकी गिनती होती है। तो जब हुमायूं की सेना ने चुनार को घेरा, उस चुनार के किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी शेर खां का बेटा कुतुब खां और उसका सिपह सालार गाजी खां सूर के हाथों में था। कौन थे? कुतुब खां और गाजी खां सूर। इन दोनों के नेतृत्व में चुनार था। हुमायूं के नेतृत्व में जो सेनाएं थी वो आगरे से चल पड़ी थी 27 जुलाई 1537 में सेनाएं चली और वो सेनाएं अक्टूबर 1537 में आ गई थी चुनार और उन्होंने चुनार को घेर लिया। अब यहां देखिए हुमायूं का जो आलसी स्वभाव था, हुमायूं की जो कार्य योजना थी वो कितनी लचर थी कि हुमायूं 6 महीने तक चुनार के किले को घेरे रखा। 6 माह बीत गए। मार्च 1538 में उसने चुनार को किसी तरह सैनिक युद्ध की वजह से नहीं, उसका जो तोपची था रूमी खां, उसकी सूझबूझ से उसने किसी तरह चुनार को जीतने में सफलता प्राप्त कर ली। हुमायूं को सफलता मिल गई, लेकिन 6 महीने का समय चुनार के किले पर घेरा डालने में जो उसने व्यर्थ कर दिया वो एक बहुत बड़ा समय था जिसकी की भरपाई उसको करनी पड़ी। तो 1538 में मुगलों के हाथ चुनार आ गया, मुगल सत्ता स्थापित हो गई चुनार के ऊपर। लेकिन शेर खां ने उस मौके का लाभ उठाया। ध्यान दीजिए, शेर खां के बेटे के नेतृत्व में जो सेना थी जलाल खां और खवास खां, उस सेना ने गौड़ पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली। गौड़ की राजधानी पर उसने अधिकार कर लिया। दूसरी ओर शेर खां के नेतृत्व में जो अफगानों की सेना थी, उस सेना ने मुंगेर से लेकर के गौड़ तक का जो ये पूरा क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मुंगेर से लेकर के गौड़ तक ये पूरा क्षेत्र शेर खां के नियंत्रण में आ गया। और यही नहीं, ये
रोहतासगढ़ का जो किला था, रोहतासगढ़ के किले को भी शेर खां ने अपने नियंत्रण में ले लिया। रोहतासगढ़ जो आज सासाराम जिसका हेडक्वार्टर है, रोहतासगढ़ एक बहुत प्रसिद्ध दुर्ग था, बहुत वीरान जंगलों के बीच बहुत सुरक्षित दुर्ग माना जाता था। शेर खां ने बहुत दूरदर्शिता से सोचते हुए कि जब हुमायूं के साथ युद्ध होगा तो अपने परिवार को सुरक्षित कहाँ रखा जाए, इसके लिए उसने पहले से योजना बनाई और रोहतासगढ़ को चुना। रोहतासगढ़ उस समय एक हिंदू शासक के नियंत्रण में था, उसका मंत्री था चूड़ामणि। इसने चूड़ामणि के साथ मित्रता करके किसी भी तरह उससे राजी कर लिया कि शेर खां के परिवार को रोहतासगढ़ के किले में शरण दी जाए। शेर खां का परिवार और उसके साथ पालकी में कुछ ऐसे सैनिक भी प्रवेश कर गए और कहा जाता है कि शरण के बहाने इन लोगों ने किले में प्रवेश करके किले पर ही अधिकार कर लिया। तो इस तरह शेर खां ने रोहतासगढ़ पर अधिकार कर लिया। किला तो मिला ही, किले में जो हिंदू शासक का खजाना था वो खजाना भी इसको मिल गया। तो रोहतासगढ़ मिला, मुंगेर से लेकर के गौड़ तक का प्रदेश इसको मिल गया। ओके, हुमायूं को चुनार जीतने में सफलता तो मिल गई, लेकिन चुनार एक ऐसा स्थान था जहां से इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं हो सकता था। अब हुमायूं आगे की ओर बढ़ा, उसको बंगाल पहुंचना था गियासुद्दीन महमूद की मदद के लिए, लेकिन तब तक गियासुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी। गौड़ जो राजधानी नगर था उस पर जलाल खां और खवास खां की सेनाओं ने अधिकार कर रखा था। हुमायूं आगे की ओर बढ़ा। शेर खां ने यहां बहुत होशियारी का परिचय दिया, मुगल सेनाओं को आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया। ओके, मुगल सेनाएं आगे बढ़ती रही। मुंगेर से आगे चल करके जब तेलियागढ़ी पहुंची तो तेलियागढ़ी, चूंकि वहां 2 दर्रे थे, उन दर्रों से गौड़ की तरफ जाया जा सकता था। उन दर्रों पर अफगान सेनाओं ने मुगल सेनाओं को करारी टक्कर दी और लगभग 1 माह का समय इन दोनों दर्रों पर अफगान सेनाओं ने मुगल सेनाओं को रोके रखा। और इस अवसर का लाभ जलाल खां और खवास खां ने यह उठाया कि जो खजाना उनको गौड़ में मिला था, उस खजाने को मुगल सेना से छिपा करके वो रोहतास पहुंचाने में सफल हो गए। और जब उनकी योजना पूरी हो गई तो उन्होंने तेलियागढ़ी और सिकरी गली के दर्रों से मोर्चा उठा लिया। मुगल सेनाएं गौड़ की राजधानी जब पहुंची तो वहां लाशों के ढेर थे, तबाह नगर था। फिर भी हुमायूं ने उसको जन्नताबाद का नाम दिया और मुगल सेनाएं वहां 8 माह तक रही। अब मुगल सेनाओं ने फिर 8 माह का समय बर्बाद कर दिया। इधर शेर खां की सेनाएं सारा खजाना लेकर के रोहतास पहुंच चुकी थी। अब शेर शाह ने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया कि जिससे आसानी से मुगल सेनाओं को पराजित किया जा सके। अब जरा मानचित्र को देखिए, मुगल सेनाएं गौड़ पहुंच चुकी थी। इस पूरे प्रदेश पर गौड़ से लेकर के मुंगेर तक सारा ये प्रदेश शेर खां के नियंत्रण में था, रोहतासगढ़ उसके नियंत्रण में था। अफगान सेनाओं ने मुगल सेनाओं की गैर मौजूदगी का लाभ उठा करके कन्नौज तक का क्षेत्र जो था इस पर अधिकार कर लिया। और इस पूरे प्रदेश पर जब अफगानों का नियंत्रण हो गया तो कन्नौज से लेकर के गौड़ के बीच किसी प्रकार का कोई यातायात या रसद की आपूर्ति मुगल सेनाओं को ना हो सके, इसकी उन्होंने व्यवस्था कर दी। मतलब उन्होंने सारे संपर्क मुगल सेनाओं के काट दिए। अब आगरा से मुगलों का कोई संपर्क नहीं रह गया। पहले तो उन्होंने एक सतर्क खिलाड़ी के रूप में मुगलों को अंदर आने दिया, और जब मुगल सेनाएं बंगाल तक प्रवेश कर गई तो इस पूरे रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया। आगरे से हुमायूं का कोई संपर्क ही नहीं रह गया। कन्नौज तक का सारा क्षेत्र अफगानों के नियंत्रण में आ गया। और इसी समय जो हुमायूं का भाई था हिंदाल, जिसको संभल की जागीर दी गई थी,
वो भी महत्वाकांक्षी था। उसने देखा कि हुमायूं आगरा से बहुत दिनों तक के लिए बाहर है, उसकी महत्वाकांक्षा जग गई और उसने आगरा आकर के शेख बहलोल, जो हुमायूं का बड़ा विश्वास पात्र था, उसकी हत्या करके वो स्वयं राजा बन बैठा। हिंदाल आगरा आ गया और उसने अपना राज तिलक करके अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। बहलोल लोदी की हत्या, हिंदाल द्वारा अपने आप को राजा घोषित कर लेना, ये समाचार जब किसी तरह हुमायूं तक पहुंचा तब तक 8 माह का समय हो चुका था। अब हुमायूं जैसे तैसे उसने गौड़ की सुरक्षा के लिए 5000 सैनिकों की फौज जहांगीर कुली बेग के नेतृत्व में सौंपी और वापस मुगल सेना के साथ आगरा की ओर चल पड़ा। देखिए, चौसा के युद्ध की जो पूरी पृष्ठभूमि है, बहुत ही कूटनीतिक तरीके से, जैसे शतरंज का मजा हुआ खिलाड़ी खेल खेलता है, इस तरह बिसात बिसा रखी थी शेरशाह ने। जब हुमायूं की सेनाएं वापस लौटी तो हुमायूं ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग का नेतृत्व उसका भाई अस्करी कर रहा था, एक भाग का नेतृत्व तो स्वयं कर रहा था। दोनों सेनाएं अलग अलग रास्ते से चली और मुंगेर में आकर के मिल गई। मुंगेर से उन्होंने ये ससाराम होकर के, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, इस रास्ते आगरा की ओर बढ़ने का प्रयास किया। ये वो रास्ता था जहां अफगानों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और ये क्षेत्र शेर खां के नियंत्रण में वाला क्षेत्र था। अफगान जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत शक्तिशाली थी। शेर खां के गुप्तचर पल पल की खबर दे रहे थे कि मुगल सेनाओं का मूवमेंट किस ओर है। शेर खां ने अब मुगलों की सेना पर छुटपुट आक्रमण जारी कर दिया। छापामार युद्ध मुगलों के साथ उन्होंने करना चालू कर दिया और जैसे तैसे मुगल सेना चौसा पहुंची। चौसा बक्सर से 10 मील की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। गंगा नदी का किनारा है। तो गंगा और कर्मनासा ये 2 नदियां हैं, उन 2 नदियों के बीच का प्रदेश है चौसा। तो वहां पर मुगल सेनाएं और शेर खां की जो सेनाएं थी, दोनों आमने सामने आ गई। मुगल सेनाओं ने यहां पर चौसा में गंगा को दक्षिण की ओर पार किया और सामने अफगान सेनाएं, तो आमने सामने दोनों सेनाओं ने मोर्चे जमा लिए। यहां भी हुमायूं फिर भूल करता है। दोनों सेनाएं आमने सामने 3 माह तक बिना युद्ध किए पड़ी रही, लेकिन इस अवसर का लाभ मुगल सेनाओं की कमजोरी, मुगल सेनाओं की रणनीति, मुगल सेनाओं के सैनिक शिविरों की जानकारी और अपनी शक्ति को संगठित करना तथा अपने सैनिक शिविर की सुरक्षा के लिए जो प्रबंध किए जाएं, उसको करने में बिताया। हुमायूं ने शेर खां की बढ़ती हुई ताकत को देख करके शेर खां के पास एक संधि प्रस्ताव भेजा। शेर खां जानबूझ करके इस संधि प्रस्ताव में मुगल सेनाओं को और हुमायूं को उलझाए रखा। हुमायूं ने एक प्रस्ताव दिया था शेर खां के सामने कि अगर शेर खां हुमायूं के नाम का खुतबा पढ़वा लेता है, उसके सिक्के अपने राज्य में चलने देता है, तो बंगाल और बिहार का पूरा क्षेत्र को दे दिया जाएगा। लेकिन शेर खां ने उसमें एक शर्त रख दी कि चुनार का किला भी उसको दिया जाए, तभी वो शर्त को मंजूर करेगा। हुमायूं ने जो संधि प्रस्ताव रखा था, उसको जानबूझ करके शेर शाह लंबा खींचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे प्रतीक्षा थी एक ऐसे अवसर की जिसके लिए वो अपनी चाल चल रहा था। और वो प्रतीक्षा किस चीज की थी? बरसात आने की। मुगल सेनाओं ने गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में चौसा में अपना मोर्चा जमा रखा था। बहुत समतल मैदानी क्षेत्र था। शेर खां इस बात को समझता था कि जैसे बरसात आएगी ये पूरा प्रदेश पानी से भर जाएगा और मुगल सेनाओं के जो सैनिक शिविर हैं वो पानी के प्रवाह मार्ग में होंगे। तो वो जानबूझ करके इस वार्ता को खींचता जा रहा था। आखिर वो समय आ गया। 25 जून 1539, एक दिन पहले 25 जून 1539 को शेर खां ने एक बहाना बनाया कि चौसा के पास एक आदिवासी सरदार रहते थे, चेरो
आदिवासी कबीले के सरदार महारथ पर अफगान सेनाएं आक्रमण करने के लिए जा रही हैं। और ये जो अफवाह है उसने मुगल सेना तक पहुंचा दी, जिससे कि मुगल सेना बेखबर हो जाए और अफगानों के ऊपर उनको कोई संदेह भी ना हो। मुगल सेनाओं तक ये मैसेज पहुंच गया, मुगल सेनाएं अफगानों की तरफ से बेखबर हो गई कि वो तो अफगान सेनाएं महारथ चेरों के ऊपर अभियान के लिए जा रही हैं, क्योंकि सेना का मूवमेंट होगा तो दिखेगा आमने सामने। तो महारथ चेरों के ऊपर अभियान के लिए अफगान सेनाओं ने अभियान आयोजित किया। दिन के उजाले में हो गई, लेकिन रात के अंधेरे में शेर शाह के नेतृत्व में सारी अफगान सेना आ गई और अभी 26 जून 1539 का उजाला खुला भी नहीं था, उससे पहले रात ही थी। उसी समय मुगल सेना पर शेर शाह ने आक्रमण कर दिया। अफगान सेनाओं ने मुगल सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। जो सेना उस कर्मनासा और गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित थी, एक तो बरसात का समय, दूसरा रात में अंधेरे में जब आक्रमण हुआ तो सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हुमायूं को स्वयं संभलने में बहुत वक्त लगा। उसने जैसे तैसे घोड़े का प्रबंध करके घोड़े पर बैठ करके अपनी सेना को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से अफगान सेना मुगल सेना पर टूट रही थी, सैनिकों को अपने प्राण के लाले पड़ रहे थे। सैनिक भाग रहे थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। हुमायूं की जान संकट में आ गई। उसके कुछ विश्वस्त सिपाहियों ने किसी तरह हुमायूं को हाथी पर बैठा करके गंगा नदी पार करानी चाहिए, लेकिन हुमायूं डूबते डूबते बचा। ऐसी स्थिति में निजाम नाम के एक भिस्ती ने अपनी मशक दे करके हुमायूं को किसी तरह गंगा पार कराई। तो एक ऐसा युद्ध जो रात के अंधेरे में लड़ा गया, बिना किसी सैनिक घमासान युद्ध के बड़ी आसानी से मुगल सेनाओं को पराजित कर दिया गया। बरसात का समय था, मुगल सेनाओं को अपनी जान बचाने में आफत आ गई। एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ मुगल सेनाओं का पीछा करते हुए अफगान सैनिक। बहुत सी सेना मारी गई, सेना पूरी तितर बितर हो गई। मुगलों को संभलने का मौका नहीं मिला। यहां तक कि जो मुगल हरम था उसको हुमायूं छोड़ भागा। हुमायूं की जो प्रिय बेगम थी रानी बेगा, उसको भी हुमायूं छोड़ गया। बहुत सी मुगल महिलाएं हरम में ही रह गई। शेर शाह ने उन मुगल हरम की महिलाओं को एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति के रूप में परिचय देते हुए न केवल उनको सम्मान से रखा, बल्कि सैनिक सुरक्षा में उनको मुगल राजधानी आगरा तक भेजा। शेर शाह अगर चाहता तो हुमायूं का पीछा करता और हुमायूं को आगरा पहुंचना मुश्किल हो जाता, लेकिन शेर खां ने हुमायूं का पीछा नहीं किया, मुगल सेनाओं को पराजित कर दिया और इस प्रकार चौसा का युद्ध अफगानों के हाथ रहा। अब यहां पर शेर खां ने अपना राज्याभिषेक कराया और शेर शाह की उपाधि ली। ओके, इस प्रकार जो ये युद्ध था 1539 को 26 जून को लड़ा गया और इस प्रकार अफगान सत्ता ने मुगल सत्ता को पराजित कर दिया। हुमायूं को किसी तरह अपनी जान बचाते हुए भागते हुए आगरा पहुंचना पड़ा। तो मित्रों, इस प्रकार चौसा का युद्ध बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत कूटनीतिक प्रतिभा के साथ, एक सैनिक क्षमता के साथ लड़ा जाने वाला युद्ध था, जो सारी स्थितियां शेर खां के पक्ष में थी। इस युद्ध में हुमायूं की जो भूलें थी, हुमायूं की जो गलतियां थी, उसकी वजह से शेर खां उसको आसानी से पराजित करने में सफल हो गया। शेर खां की तुलना में हुमायूं ने दूरदर्शिता का ना तो परिचय दिया, ना उसने सैनिक सूझबूझ का परिचय दिया, ना उसने अच्छी कूटनीति का परिचय दिया और परिणाम हुआ कि मुगल बादशाह हुमायूं एक बड़ी सेना होने के बावजूद भी चौसा का युद्ध हार गया। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं उस युद्ध के साथ जिस युद्ध ने मुगल सत्ता के पैर भारत से उखाड़ दिए, और वो युद्ध था कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध। उस युद्ध को शेर खां ने कैसे जीता, बहुत ही रोमांचक तरीके से सुनिएगा अगले वीडियो में। थैंक्स।